नमस्कार दोस्तों, नील युग स्टडी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में सीबीएसई क्लास 10 भूगोल समकालीन भारत 2 और इसमें भी जो आपके सामने पाठ दिया है, पाठ नंबर 1, जिसका नाम है संसाधन एवं विकास, उस पाठ में हम महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर यानी कि लघु दीर्घ उत्तर वाले प्रश्न यानी कि 3 से 5 अंक वाले जो प्रश्न हैं, उन प्रश्नों की हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो हमारे इस वीडियो जरूर देखना। देखिए, प्रश्न नंबर 1 है, उसमें क्या है? भारत में भूमि निम्नीकरण के लिए मुख्यतः उत्तरदायी किन्हीं 4 मानवीय क्रियाओं को स्पष्ट करना है। तो कौन कौन से? नंबर 1, वन कटाई, खेती करने के गलत तरीके, खनन, अति पशुचारण, अधिक सिंचाई। दूसरा सवाल, खादर और बांगर में अंतर क्या है, वो आपको स्पष्ट करना है। क्या है? खादर और बांगर में अंतर क्या है? तो ये बांगर और एक खादर। तो देखिए क्या है, प्राचीन जलोढ़ है वो, नए जलोढ़ हैं। कंकड़ तथा कैल्शियम कार्बोनेट है वो, अधिक बारीक व रेतीली ज़मीन है वो। तीसरा, बार बार नवीनीकरण नहीं होता, उसमें बार बार नवीनीकरण किया जा सकता है। वो नदी से दूर ऊंचे स्तर पर पाई जाती है और ये नदी के पास डेल्टा तथा बाढ़ निर्मित मैदानों में पाई जाती है। वो उनके दोनों में अंतर है। अब देखिए सवाल नंबर 3, संलग्न रेखाचित्र का ध्यान से अध्ययन करें और नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर देना है। तो प्रश्न एक क्या है? किसी भू आकृति के अधीन भूमि का सबसे अधिक भाग क्या आता है? तो वो आता है मैदान में। दूसरा सवाल, पर्वतों का कोई एक लाभ बताइए। तो वो क्या है? पर्वत भारत की कुछ निरंतर बहने वाली नदियों के प्रवाह को सुनिश्चित करते हैं। तीसरा, भारत के भूभाग में खनिज सबसे अधिक पाए जाते हैं, वो कहाँ पाए जाते हैं? तो पठारी भाग में। सवाल नंबर 4, काली मृदा की विशेषताएं क्या है, वो आपको बताना है। तो देखिए उनका जवाब क्या है। तो कपास उगाने के लिए आदर्श मृदा है वो, रेगर मृदा भी कहते हैं उसको, चिकनी मिट्टी से बनती है वो, और फॉस्फोरिक तत्व प्रायः कम मिलते हैं उसमें। सवाल नंबर 5, देखिए क्या है, उन प्रमुख कारणों का वर्णन करो जो मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी है। तो देखिए उनका जवाब क्या है। नंबर 1, मृदा निर्माण में धरातल, पैतृक शैल, जलवायु, वनस्पति तथा समय और अन्य जीव प्रमुख कारक है। दूसरा सवाल, तापमान में परिवर्तन जल, पवन तथा हिम नदी का कार्य है। तीसरा, रासायनिक और जैविक परिवर्तन उसमें आता है। नंबर 4, मृदा में जैविक तथा अजैविक पदार्थ होते हैं। सवाल नंबर 6, संसाधन नियोजन में प्रयुक्त उपायों का वर्णन करना है। तो वो किसे? देखिए उनका उत्तर क्या है। देश में संसाधनों की पहचान करना। दूसरा, सर्वेक्षण मानचित्र बनाना। नंबर 3, संसाधनों का गुणात्मक और मात्रात्मक अनुमान और मापना। नंबर 4, एक नियोजित ढांचा तैयार करना। नंबर 5, संसाधन विकास योजना का राष्ट्रीय विकास योजना से मिलाना। उस तरह सब चर्चा करते हैं। सवाल नंबर 7, स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण 4 श्रेणियों में करें, प्रत्येक मुख्य का लक्षण बताइए। तो उत्तर क्या है? देखिए, एक निजी संसाधन, दूसरा सामुदायिक संसाधन, तीसरा राष्ट्रीय संसाधन, नंबर 4 अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अब देखिए सवाल नंबर 8, मृदा संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, 4 विधियों बताइए। तो नंबर 1, समोच्च रेखाओं के अनुरूप जुताई करना। दूसरा, पहाड़ों पर सीढ़ी बनाकर। तीसरा, पट्टीदार कृषि। और चौथा, आश्रय पेटी। सवाल नंबर 9, भारत में पाई जाने वाली मृदाओं के प्रमुख प्रकारों का संक्षेप में विवरण कीजिए। तो उनका आंसर है जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल और पीली मृदा, लेटरल मृदा, पर्वतीय व वनीय मृदा और मरुस्थलीय मृदा। सवाल नंबर 10, संसाधन नियोजन क्या है, संसाधनों का नियोजन क्यों आवश्यक है, वो आपको बताना है। तो नंबर 1, देश में मौजूदा संसाधनों का पता लगाना, भंडार की मात्रा ज्ञात करना तथा उनका कुशल उपयोग करके मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करना ही संसाधन नियोजन है। दूसरा, संसाधन सीमित है इसलिए इनका उपयोग उचित ढंग से किया जाए ताकि भविष्य के लिए बचाया जा सके। दूसरा, यानी कि वितरण असमान है इसलिए देश का समान विकास करने के लिए सभी संसाधनों का नियोजन अत्यंत आवश्यक है। सवाल नंबर 11, संसाधनों के अति उपभोग के से कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। तो देखिए, संसाधनों का ह्रास हुआ है, संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में, एक साधन संपन्न दूसरा संसाधन ही वर्ग है। तीसरा, वैश्विक पारिस्थितिक संकट जैसे भूमंडलीय तापमान यानी कि ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन परत का क्षय, पर्यावरण प्रदूषण, भूमि निर्मीकरण का होना। अब सवाल नंबर 12, खादर और बंगर में अंतर क्या है, वो आपको दूसरी बार बताना है। देखिए क्या है, खादर और बंगर हमने आगे देखा है अगला वीडियो में।
अब देखिए, वो नवीन जलोढ़ है, वो प्राचीन जलोढ़ है, अधिक बारीक व रेतीली है, वो कंकड़ तथा कैल्शियम कार्बोनेट उसमें पाए जाते हैं। बार बार नवीनीकरण हो सकता है, उसमें बार बार नवीनीकरण नहीं हो सकता। नदी के पास डेल्टा तथा बाढ़ से बंधी हुई है और नदी से दूर ऊंचे स्तर पर निर्मित मैदानों पर पाई जा सकती है। ठीक है। तो और देखिए दोस्तों, सवाल नंबर 13, पृथ्वी सम्मेलन 1992 पर टिप्पणी लिखनी है, तो उसका आंसर देखिए। जून 1992 में रियो डी जेनेरो ब्राजील में आयोजित था वो। 100 से अधिक देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने भाग लिया था। विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक समस्याओं का हल ढूंढने के लिए आयोजित किया था वो। नेताओं द्वारा भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। भूमंडलीय वन सिद्धांतों पर सहमति दी थी। सवाल नंबर 14, मृदा अपरदन को किस प्रकार रोका जा सकता है? विभिन्न उपायों में लिखना है आपको। तो देखिए उनका उत्तर क्या है। नंबर 1, नदियों पर बांध बनाकर उनके बहाव को कम करना, अधिक से अधिक वृक्ष लगाना, मरुस्थलीय क्षेत्रों में कांटेदार वनस्पति लगाकर, पहाड़ी क्षेत्र में सीढ़ीनुमा खेत बनाकर, मरुस्थलीय क्षेत्रों के किनारों पर पेड़ लगाकर। अब सवाल नंबर 15, शुद्ध बोए गए क्षेत्र तथा कुल बोए गए क्षेत्र में अंतर क्या है, वो आपको स्पष्ट करना है। कैसा? सुसद्र और कुल बोया गया। तो देखिए उन दोनों में अंतर क्या है। तो शुद्ध बोया गया क्षेत्र क्या है? देखिए, कुल ज्ञात क्षेत्रफल का वह भाग जो कृषि के लिए उपयोगी है। भारत में कुल क्षेत्रफल का लगभग आधा भाग शुद्ध बोया गया है। गणना वर्ष में एक फसल के आधार पर होता है। और कुल बोया गया क्षेत्र कौन सा है? देखो, वह क्षेत्र में जिनमें कृषि अवधि में एक से अधिक फसलें बोना। दूसरा, कुल बोया गया क्षेत्र भारत में शुद्ध बोए गए क्षेत्र से बहुत अधिक है। तीसरा, गणना वर्ष में एक से अधिक फसलों के बाद बोए जाने के आधार पर वो किया गया है। दोनों में अंतर है। अब सवाल नंबर 16, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संसाधन संरक्षण के लिए क्या क्या प्रयास किए जाने चाहिए? तो उत्तर देखिए क्या है। उत्तर नंबर 1, 1968 में क्लब ऑफ रोम ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित ढंग से संसाधन संरक्षण के पक्ष में अपनी आवाज उठाई थी। दूसरा, 1974 में सुमेशर ने पुस्तक स्माइल इज ब्यूटीफुल में गांधी के दर्शन की पुनरावृत्ति की थी। तीसरा, 1987 में ब्रटलैंड आयोग ने सतत पोषणीय विकास की संकल्पना की प्रस्तुत की। महत्वपूर्ण योगदान पृथ्वी सम्मेलन 1992 में किया था। 1992 द्वारा किया गया। सवाल नंबर 17, संसाधन नियोजन से आप क्या समझते हैं? संसाधनों का संरक्षण में क्यों आवश्यक है? तो देखिए उत्तर क्या है। नंबर 1, संसाधन नियोजन, तो संसाधनों के उचित उपयोग की तकनीक और कौशल बनाना। दूसरा, संसाधन सीमित तथा उनका वितरण असमान। तीसरा, विवेकपूर्ण उपयोग के नियोजन अत्यंत महत्वपूर्ण है। नंबर 4, संसाधन नियोजन की आवश्यकता है, तो उसमें क्या है? सीमित मात्रा में उपलब्ध है और विकरणीय है। सवाल नंबर 18, स्वामित्व के आधार पर संसाधनों के विभिन्न प्रकारों को समझाइए। तो उत्तर क्या है? स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। नंबर 1, व्यक्तिगत संसाधन, उसमें क्या है? व्यक्ति के स्वामित्व में। दूसरा, बाग, चारागाह, तालाब, कुआं और आदि है। दूसरा, सामुदायिक संसाधन, समुदाय के सभी लोगों को उपलब्ध करना। गांव की पशुचारण भूमि, स्मशान भूमि, तालाब। नंबर 3, नगरीय क्षेत्रों में पार्क, पिकनिक स्थल, खेत के मैदान। तीसरा, राष्ट्रीय संसाधन, वो किस प्रकार? देखिए, तो उसमें तकनीकी रूप से सभी संसाधन राष्ट्रीय है। दूसरा, राष्ट्रीय सरकार को अधिकार की वह राष्ट्रीय हित में व्यक्तिगत संसाधनों का अधिग्रहण कर सकती है। तीसरा, खनिज संसाधन, जल संसाधन, वन तथा वन्य जीवन, राजनीतिक सीमाओं के भीतर संपूर्ण भूमि उसमें। चौथा, दूसरा, दो समुद्री मील तथा महासागरीय क्षेत्र में पाए जाने वाले सभी संसाधन राष्ट्रीय है। नंबर 4, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, तो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन में क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों द्वारा नियम बनाना। दूसरा, तटरेखा से 200 किलोमीटर से परे खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का अधिकार नहीं है। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की अनुमति के बिना उपयोग उसमें नहीं कर सकते। सवाल नंबर 19, मृदा निर्माण में कौन कौन से कारक उत्तरदायी है? स्पष्ट करना है। तो देखिए उनका उत्तर क्या? नंबर 1, शैल मृदा के लिए उचित सामग्री मिलना। दूसरा, जलवायु लंबी अवधि में शैलों को छोटे छोटे टुकड़ों का कणों में बदलना। तीसरा, पेड़ पौधे जड़ें शैलों में घुसकर उन्हें तोड़ फोड़ देती है। तीसरा, अतिचारण पशुओं द्वारा निरंतर चराई से शैलों में परिवर्तन संभव है। तीसरा, वर्षा का जल शैलों के क्षेत्रों में घुसकर तोड़फोड़ का कार्य करता है। लंबे समय तक इन कारकों के क्रियाशील रहने से शैलों में टूटने की चलती रहती है। धीरे धीरे मृदा का निर्माण होता है। अब सवाल नंबर 20, भारत में पाई जाने वाली मृदाओं का वर्णन करो तथा उनका वितरण भारत के नाम मानचित्र में दर्शाइए। तो नंबर 1,
जलोढ़ मृदा, तो देखिए वो कौन सी है, तो संपूर्ण उत्तरी मैदान के फैला में है, सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्रों द्वारा विकसित होती है, रेत, सेठ तथा मृत्तिका के विभिन्न अनुपात है उसमें, बहुत उपजाऊ तथा गन्ना, चावल, गेहूं आदि फसलों के लिए बहुत उपयुक्त है। अब देखिए काली मृदा, तो रंग काला तथा दूसरा नाम रेगड़ मृदा है, कपास तथा मूंगफली की खेती के लिए अत्यंत उपयुक्त है, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठार में पाई जाती है, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने जैसे तत्वों से परिपूर्ण है वो। अब देखिए लाल और पीली मृदा, तो लोहे आयरन के कणों की अधिकता के कारण रंग लाल तथा कई कई बार पीला भी होता है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा के मैदान के लिए दक्षिणी छोर और पश्चिमी घाट में पहाड़ी पर पाई जाती है। नंबर 4 लेटराइट मृदा, तो उसमें क्या है, उच्च तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित है वो, भारी वर्षा से अत्यधिक निक्षालन का परिणाम है वो, ह्यूमस की मात्रा उसमें कम है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा असम के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है वो, और काजू की फसल के लिए बहुत उपयुक्त है। नंबर 5 मरुस्थलीय मृदा, वो कौन सी होती है, तो रंग उसका लाल है, रंग लाल तथा बुरा है, रेतीली तथा लवणीय है, शुष्क जलवायु तथा उच्च तापमान के कारण जल बाष्पन की दर अधिक है उसमें, ह्यूमस और नमी की मात्रा कम है उसमें, उच्च सिंचाई प्रबंधन के द्वारा उपजाऊ बनाया जा सकता है उसमें। नंबर 6 वन मृदा, तो वन मृदा कौन सी है, तो पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है, गठन में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव उसमें आता है, नदी घाटियों में मृदा दोमिट तथा सिल्टदार होती है, हिमाच्छादित क्षेत्रों में मृदा का अधिक अपर्दन होता है। इन मृदाओं का वितरण भारत के रेखामान चित्र में दर्शाया गया है, इनका अवलोकन करके उसका अभ्यास करना है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के सारे सवाल। अगर आपको मेरा इस वीडियो अच्छा लगा तो उनको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपके दोस्तों में शेयर करना है, और लास्ट में अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनको सब्सक्राइब करना भूलना नहीं है आपको। और दोस्तों हमारी इस वीडियो को फर्स्ट से अंत तक देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।